वेलकम टू स्मार्ट जी के ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि इससे पहले हमने जो थ्योरी का क्लास था हमने स्केलेटन सिस्टम को समाप्त किया था और वहाँ पे थ्योरी को हमने बहुत अच्छे तरह से पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक लेवल से एक एक चीज़ों को पढ़ा था। तो वहाँ से जो थ्योरी हमने पढ़े हैं उससे बेस्ट क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि प्रीवियस से पूछे हुए होंगे, और कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे लिए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि एग्जाम में आगे पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सब सारे जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं इसमें लिए हैं वो सारे आपको देख लें और कवर कर लें। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ शेयर कर दें, और अपने फ्रेंड जो हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे हैं, उनको भी शेयर कर दें। और आपके पास कोई स्टडी ग्रुप है उसमें भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और के लिए भी जो भी एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो और उनके लिए भी हेल्पफुल वीडियो हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आइए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लाल रक्त कोशिकाओं में जो आरबीसी होता है उसका निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। तो फ्रेंड्स, यूनिट सेक्शन में हमने बताया था, अच्छे से वहाँ पे पढ़ा था कि जो आरबीसी का निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, प्लेटलेट्स, तीनों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। तो यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा में क्या है? ये जो आरबीसी का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, इन्हीं कोशिकाओं में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियां पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो सबको पता होता है कि जो 206 अस्थियां पाई जाती है, 206 बोन्स पाए जाते हैं, वो क्या है? वयस्क में पाए जाते हैं। लेकिन जो नवजात होता है जिसका जन्म होता है यानी न्यू बॉर्न बेबी जो होती है, उसमें कितने अस्थियां पाई जाती हैं, कितने बोन्स पाए जाते हैं? तो उसमें 300 अस्थियां पाए जाते हैं लगभग। ठीक है फ्रेंड्स, जो आगे चलकर जब वो वयस्क होता है, जब वो बड़ा होता है और वो जब विकास कर लेता है तो कुछ अस्थियां क्या है? जुड़कर एक हो जाती हैं, और टोटल कितने बच जाते हैं वहाँ पे? 206। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 300 अस्थियां जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें 300 अस्थियां पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की खोपड़ी में यानी स्कल, जो स्कल होता है यानी मनुष्य का सबसे ऊपरी भाग जो मनुष्य का स्कल होता है उसमें कितनी अस्थियां पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें कितनी अस्थियां पाई जाती है? हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी उसमें 29 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो स्कल होता है वो क्या है? 3 भागों में डिवाइड होता है। जैसे कि हम बात कर ले कि मनुष्य का सबसे ऊपरी वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? क्रेमिज, यानी उसको कपाल कहते हैं। इसके बाद फेस वाला पार्ट होता है, उसके बाद सबसे नीचे जबड़े वाला पार्ट होता है, और फिर कर्ण की अस्थियां यानी जो ईयर्स में जो अस्थि होते हैं, बोन्स होते हैं, उसमें भी आते हैं। ये क्या है? जो 3 हैं अलग अलग बटे हुए हैं। अगर हम सबसे स्कल की बात करें ऊपर में तो 8 होते हैं। जो कपाल होता है, कपाल में कितने होते हैं? कपाल में 8 अस्थियां होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 8 होते हैं। अगर हम नीचे फेस की बात करें कि फेस में कितने होते हैं, तो फेस में 14 होते हैं। अगर और बात कर लें हम कानों में, तो कान में कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एक अस्थि जो क्या होता है जिसको हाइड्स बोलते हैं, जिसको हाइड बोलते हैं, वो क्या होता है? कंठ के नीचे अस्थि होता है, जो कि उसको हम फेस में ही काउंट करते हैं, लेकिन एक अलग से काउंट कर लिया जाता है क्योंकि यह फेस वाले भाग से नीचे कंठ वाले भाग में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से जो ये डिवाइडेशन है, इस तरह डिवाइड होकर कितने बनाते हैं? 29 अस्थियां बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि क्या है? संधि का एक प्रकार नहीं है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा, ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से ऐसा कौन सा है जो अस्थि का संधि नहीं है, यानी बोन्स ज्वाइंट्स नहीं है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी के जो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट बच रहे हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स साउथ कैट लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। ठीक है फ्रेंड, जो कि क्या है? अंश मेखला और श्रोणि मेखला में पाया जाता है। ग्लाइंडिंग भी एक ज्वाइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि कोहनी में पाया जाता है। और अगर हम सैडल की बात करें तो सैडल भी एक ज्वाइंट्स है, बोन्स ज्वाइंट्स है, जो कि अंगूठे वाले पार्ट में पाया जाता है।
तो इस तरह से हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी यानी मैक्रोन, कोई भी ज्वाइंट्स बोन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, फॉल्स रिब्ड और फ्लोटिंग रिब्ड किस अंग में पाई जाती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वक्षीय पिंजर। जो रिब्स पिंजर होता है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो पसलियां वाली जो ज्वाइंट्स होते हैं, जो एक ज्वाइंट्स होकर एक पिंजर बनाते हैं, पिंजरे का आकार बनाते हैं, उसी में फॉल्स और फ्लोटिंग रिब्ड पाए जाते हैं। बाकी और जो सर हो गया उसमें स्कल में कोई फ्लोटिंग रिब्ड नहीं पाया जाता, मेरुदंड में भी कोई फ्लोटिंग रिब्ड नहीं पाया जाता, और हम बात करें श्रोणि मेखला में तो इसमें भी कोई फ्लोटिंग रिब्ड नहीं पाया जाता। लेकिन ये फ्लोटिंग रिब्ड, जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जो वक्षीय यानी रिब्ड में 12 जोड़ी यानी 24 पसलियां होते हैं, जिसमें कि 2 पसलियां, 2 इस साइड 2 इस साइड, यानी 4 ऐसे रिब्स होते हैं जो कि क्या है, पूरी तरह एक सिरा स्वतंत्र होता है, एक क्या है, मेरुदंड यानी स्पाइनल कार्ड से जुड़ा होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, फॉल्स रिब्ड भी बोलते हैं और उसे फ्लोटिंग रिब्ड भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उसका एक सिरा स्वतंत्र होता है आगे की तरफ और पीछे की तरफ वर्टिकल कॉलम में जुड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ए यानी वक्षीय पिंजर। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि हमने पढ़ा है बहुत आसानी से, आपने अगर थ्योरी सेक्शन को देखा होगा तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सबसे लंबी अस्थि होता है फीमर। ठीक है फ्रेंड्स, फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है, सबसे लंबी होती है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे निर्माण होता है, जो ब्लड जो कण पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये फीमर में ही होते हैं। फीमर में कहाँ पे होते हैं, ये जो दोनों इसके सिरे होते हैं वहाँ पे आरबीसी का निर्माण होता है, और जो बीच वाले भाग होते हैं वहाँ पे डब्ल्यूबीसी का कुछ भाग निर्माण होता है, नहीं तो उसका भी निर्माण सिरे वाले भाग से ही होते हैं। यहाँ पे हम अल्ना की बात कर लें, ह्यूमरस की बात कर लें, टिबिया की, तो ये भी सारी अस्थियाँ हैं जो कि हमारे हाथ और पैरों के कुछ नाम दिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में हम सभी के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सारी चीज़ थ्योरी सेक्शन में कंप्लीट करा रखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बेसिक तरीके से पढ़ा रखा है। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं आप, तो उसको जाके वीडियो को देख लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में 2 हड्डियों को आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं। जो मानव शरीर हमने पढ़ा था थ्योरी में कि मानव शरीर बहुत सारी छोटी बड़ी अस्थियों से जुड़कर एक क्या है, स्केलेटन यानी कंकाल का निर्माण करता है, एक शेप देता है मानव शरीर को, या किसी भी जो सजीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको क्या है, एक ढांचा प्रदान करता है, जो कशेरुकी ऑर्गेनिज्म होते हैं, कशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती। तो वहाँ पे जो आपस में हड्डियाँ से हड्डियाँ जुड़ती हैं उसे क्या कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि उसको क्या कहते हैं, इसको लिंगामेंट कहते हैं। अगर हिंदी में बोले तो अस्थि बंध भी कहते हैं। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से राइट आंसर हमारा डी यानी लिंगामेंट। बाकी और हम बात कर लें कि मांसपेशियों से जो मसल्स होते हैं वो अगर बोन्स के साथ ज्वाइंट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसे हिंदी में बोले तो कांड्रा कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर, मनुष्य के मेरुदंड कितनी अस्थियों से निर्मित होती हैं। जो मेरुदंड यानी वर्टिकल कॉलम होता है उसमें कितनी अस्थियां पाई जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा यानी 33। ठीक है फ्रेंड्स, 33 अस्थियां जब पाया जाता है जब बच्चा वयस्क नहीं हुआ होता है, यानी नवजात शिशु होता है, उसमें 33 पाया जाता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसमें 2 अस्थियां लास्ट के, जैसे कि हमने थ्योरी में देखा था, अस्थियां जुड़कर आपस में कितनी हो जाती हैं, 26 बच जाती हैं। यानी अगर आपको अलग अलग डिवाइड करके पूछे कि वयस्क व्यक्ति में कितने होते हैं मेरुदंड में, 26 होते हैं। अगर नवजात शिशु में जनरली ऐसे पूछ ले तो 33 आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा 33। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेशियों की अस्थियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, ठीक है फ्रेंड्स, अभी पीछे पढ़ा था, अस्थियों से अस्थियों जोड़ने वाले को लिंगामेंट कहते हैं, और इसको हम जो पेशियां होते हैं और जो अस्थियों से जुड़ते हैं उसे हम कंडरा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अस्थियों में
किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? जो अस्थियां होते हैं उसमें कौन सा लवण होता है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कैल्शियम फास्फेट की मात्रा जो अस्थियां होती हैं उसमें सर्वाधिक पाया जाता है। बाकी के और भी छोटे छोटे जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम पाए जाते हैं कार्बोनेट, लेकिन कैल्शियम फास्फेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन यानी 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स हमने हड्डियों को बहुत सारे नाम देखे थे कि किस किस टाइप की अस्थियां पाए जाते हैं, मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स, कार्पल्स, ये सारे चीज़ पढ़े थे। तो जो कलाई की अस्थियां होती हैं उसको किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी जो कलाई की अस्थियां होते हैं उसे मेटाकार्पल के नाम से जानते हैं, और जो पैर की अस्थियां होते हैं उसे मेटाटार्सल जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने देख लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उपांगीय कंकाल का भाग नहीं है, उपांगीय कंकाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने वहाँ पे जो थ्योरी को पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा था 2 तरह के कंकाल होते हैं, एक होता है एक्सल स्केलेटन और दूसरा हमने पढ़ा था अपेंडिकुलर स्केलेटन। यानी एक पढ़ा था हमने रेखीय कंकाल और दूसरा पढ़ा था उपांगीय कंकाल। तो हमने देखा था वहाँ की रेखीय कंकाल में कौन कौन से आ रहे थे, जो एक ही रेखा में हो, जैसे हम स्कल की बात कर लें, स्पाइनल कार्ड की बात कर लें, यानी वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, और हम बात कर लें वहाँ पे रिब्स के बारे में, तो ये सारे क्या थे? रेखीय कंकाल थे, रेखीय ये अस्थि थे। ठीक है फ्रेंड, और उपांगीय की बात कर ले तो जो इनसे जुड़े हों इधर उधर से आकर, जैसे हम हाथ की बात कर लें, अंश मेखला, श्रोणि मेखला की बात कर लें, पैर की बात कर लें। ठीक है, तो ये सब क्या है? उपांगीय हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि उपांगीय कंकाल का भाग नहीं है, तो इसमें से ऐसा कौन सा है? जो ये वक्षीय पिंजर है, अभी हमने बताया कि जो रिब्स होता है वो क्या आता है, किस में आता है? तो ये रेखीय यानी एक्सल स्केलेटन में ये आता है। बाकी के ये जो 3 बच रहे हैं ये आते हैं सब उपांगीय यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है? जो हमने पढ़ा था कि जो स्तनधारी पाए जाते हैं उनमें कंकाल 2 तरह के पाए जाते हैं। सबसे पहले हमने स्केलेटन को पढ़ा था, स्केलेटन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। हमने एक अंतः कंकाल, ठीक है फ्रेंड्स, एंडोस्केलेटम, और एक हमने पढ़ा था एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल। तो बाह्य कंकाल में हमने देखा था कि जो त्वचा होता है, हाथ पैर होते हैं, नाखून और बाल होते हैं, ये सब क्या है? इसमें ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी नाखून, बाल और खुर। और बाकी के सब ये कशेरुकी दंड हो गया, त्वचा हो गया, हाथ पैर, ये सब क्या है? ये सब अंतः कंकाल के एग्जाम्पल हैं। जो हमारे निर्जीव जो होते हैं जिसमें जो नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, जैसे हम देखते हैं कि बालों में कोई नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, वो निर्जीव की तरह बिहेव करता है। बाल की भी वही कंडीशन है। खुर जो होता है जानवरों में, जो ज़मीन से उनसे चलने के लिए हेल्प करता है, इसमें भी कोई नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, कोई दर्द महसूस नहीं होता, कोई उसमें संवेदनाएं नहीं होती। तो इसलिए क्या है? ये बाह्य कंकाल। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हैवर्सियन नलिका और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? नलिका तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? हैवर्सियन नलिका और तंत्र किन में पाया जाता है? तो ये उपास्थियों में पाया जाता है कि स्तनधारियों की अस्थियों में, स्तनधारी के अंतःकरण में, या फिर कशेरुकी दंड में? तो फ्रेंड्स ये स्तनधारी के अस्थियों में पाया जाता है, जो हैवर्सियस नलिका होती हैं, जो स्तनधारी प्राणी होते हैं उनके अस्थियों में यानी बोन्स में पाया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है? तो फ्रेंड्स जैसे कि हम कठोर व्यायाम यानी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं तो हम काफ़ी थक जाते हैं, हमें बहुत थकान महसूस होने लगता है। तो ये किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। पायरुविक एसिड जो होता है हमारे बॉडी में उसका चेंज हो जाता है वो लैक्टिक अम्ल में, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, जिससे हमें थकान महसूस होने लगता है। तो ये किसके कारण होता है? ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है 16 नंबर का क्वेश्चन, स्नायु और कंडरा का निर्माण किस प्रकार के ऊतक से होता है? तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये जो स्नायु है और ये कंडरा है, ये क्या है? ये जॉइंट्स के नाम है, जो कि क्या है?
अगर स्नायु की बात करें तो स्नायु का ये हड्डी से हड्डी यानी बोन्स से बोन्स ज्वाइंट्स करता है, जिसे लिगामेंट कहते हैं। अगर इसकी हम बात करें कंडरा का, तो कंडरा क्या है, ये मसल्स और बोन्स का ज्वाइंट्स करता है, जिसे कंडरा कहते हैं। और अगर हम इसे बात कर लें इंग्लिश में तो इसे टेंडन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हमारा क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किस प्रकार के ऊतक से बना होता है, ये जो ज्वाइंट्स करते हैं, ये ज्वाइंट्स करने वाले ऑब्जेक्ट हैं, ये किस प्रकार के ऊतक से बने होते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन, राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी तंतुमय, यानी फाइबर टिश्यू जो होता है। जैसे हमने टिश्यू पढ़ रहा था, जहाँ पे हमने जो सेल्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा था, विभिन्न प्रकार के ऊतक पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था कि ये फाइबर टिश्यू होता है जो कि बहुत मजबूत होता है और क्या करता है, ज्वाइंट्स करने के काम आते हैं हमारे बॉडी में जो भी चीज़ें जुड़ती हैं। तो इस तरह से राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। जो अस्थि कोशिकाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्योंकि बहुत जितने भी हमारे जो बॉडी के पार्ट हैं, जो भी भाग हैं, वो क्या हैं, एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर आपस में बहुत सारे अंग बनाए हैं और बहुत बॉडी का निर्माण किए हैं। तो ये सारे किससे सारे निर्मित हुए हैं, कोशिकाओं से। तो वो जो कोशिका है, तो अस्थि किन कोशिकाओं को कहा जाता है, अस्थि कोशिका। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑस्टियोसाइट्स को क्या कहते हैं, अस्थि कोशिका के नाम से जानते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है उपास्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। जो उपास्थि कोशिकाएं होती हैं, उपास्थि जिसको हम क्या कहते हैं, उपास्थि को जिसको कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उपास्थि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज कोशिकाओं को क्या कहते हैं, जैसे यहाँ अस्थि कोशिकाओं का नाम दिया हुआ ऑस्टियोसाइट्स, उसकी उसी प्रकार उपास्थि कोशिका यानी कार्टिलेज सेल को क्या कहते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट उपास्थि कोशिकाओं को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्कैबुला, स्टर्नम तथा रिब्स किस प्रकार की अस्थियों के उदाहरण हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा चपटी अस्थियाँ। जो स्कैबुला होता है, स्टर्नम उरोस्थी होता है, रिब्स यानी हम पसलियों की बात करें, तो ये सब कैसी अस्थियाँ हैं, ये चपटी अस्थियाँ होती हैं। हमने पीछे बिल्कुल बेसिक तरीक़ों से इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया है। थ्योरी सेक्शन को ज़रूर देखें, ताकि आपके पास कोई भी ऑप्शन है आप तुरंत कर देंगे उन चीज़ों को। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पे हम बात कर लें वक्षीय पिंजर का निर्माण किन अंगों से होता है। वक्षीय पिंजर जो रिब्स होते हैं, किन अंगों से होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी एक उरोस्थी होता है, स्टर्नम जिसको बोलते हैं, कशेरुकाएँ होते हैं। यहाँ पे कशेरुकाएँ की बात करें तो स्पाइनल कार्ड यानी वर्टिब्रल कॉलम और पसलियाँ होते हैं। ये 3 चीज़ मिलकर वक्षीय पिंजर यानी चेस्ट के जो हड्डियाँ बनती है, एक कवच प्रदान करती है, उसके जो आंतरिक अंग होते हैं उन्हें, वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है, उरोस्थी, स्टर्नम, कोशिकाएँ, वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुकाएँ, पसलियाँ, रिब्स। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा का संतुलन एवं नियंत्रण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी पैराथायराइड। जो पैराथायराइड होता है वो मनुष्य के अंदर जो अस्थियों में कैल्शियम होता है उसका क्या करता है, कैल्शियम को संतुलन एवं नियंत्रण करता है। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे जो भी शरीर में जो भी चीज़ें हैं उनको सारे चीज़ को नियंत्रण न ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा मेंटेन करके नहीं चलता है, जो हमारे अंदर हार्मोन होते हैं वो मेंटेन नहीं करता है, तो हमें कोई ना कोई बीमारी ग्रसित कर लेगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हर चीज़ के बढ़ने और घटने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना ही है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी पैराथायराइड कैल्शियम को नियंत्रित करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर में सबसे शक्तिशाली अस्थि कौन सी है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी जबड़े की जो अस्थि होती है वो मानव शरीर के सबसे शक्तिशाली और मजबूत अस्थि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अस्थि मज्जा का निर्माण किन कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था अभी इससे पीछे क्वेश्चन था कि अस्थि मज्जा में
किस पदार्थों का निर्माण होता है, तो वहाँ पे देखा था हमने कि WBC, RBC और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ कि अस्थि मज्जा का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है, यानी जो भी हमारे शरीर में जिस किसी का भी निर्माण होता है वो सारी चीज़ें कोशिकाओं से ही निर्मित होते हैं। तो यहाँ पे भी पूछा है कि किन कोशिकाओं से अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी ऑस्टियोक्लास्ट नामक कोशिकाओं से अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, अंगूठे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सैडल ज्वाइंट्स। तो जो अंगूठा होता है फ्रेंड्स, उसमें सैडल ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। ये क्या होता है, ये बॉल एंड सॉकेट की तरह होते हैं, लेकिन ये इनमें कम मूव होता है, यानी जो इसके पार्ट होते हैं एक दूसरे कम मूवेबल होते हैं। इस तरह से हमारा राइट आंसर सैडल ज्वाइंट्स यानी बी होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं। यहाँ से ज़्यादा इतने क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस टॉपिक से, जो हमने स्केलेटन पढ़ा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आपने देखा होगा तो सारे क्वेश्चन आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो साथ ही साथ लाइक कर दें और साथ ही साथ इसको अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो हेल्पफुल हो। तब तक के लिए धन्यवाद।